तो केमिकल स्पीशीज ये वो चीजें हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान मिलेंगे, यानी दे आर दोज स्पीशीज व्हिच इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। उनमें पहला है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज है? मॉलिक्यूल है कि the smallest particle of matter which exists freely, the smallest particle of matter which exists freely, यानी जो जिसमें ये खूबी हो कि वो इतना स्टेबल हो कि वो अपने आप को अकेले रख पा सके, यानी the smallest particle of matter which exists freely, that's is called molecule। अब ये मॉलिक्यूल, ये बात याद रखनी है क्योंकि अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि when two or more than two atom combine they form molecule। नहीं, लाजिमी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा हो, एक एटम भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। मॉलिक्यूल के लिए बस सिर्फ शर्त ये है कि वो इतना स्टेबल हो कि वो अकेले रह सके, उसे किसी की जरूरत न हो, वो अकेले रह सके, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल की टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो टाइप्स है वो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल पहले हम पढ़ते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन वन, मोनो मीन वन, एटॉमिक मीन कंसिस्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से बने हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से बने हो उनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ओनली वन एटम, सिंगल एटम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एटम भी है हमारे पास जो अकेले स्टेबल है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले खुद भी रह सकते हैं, वो अकेले इतने स्टेबल है कि अकेले रह सके, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। तो उसमें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में 8वां ग्रुप है जो शरीफ ग्रुप है, शरीफ लोगों का जो ग्रुप है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये जो नोबल गैसेस जिसे कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की अलावा कोई किसी एलिमेंट का एक एटम अकेले नहीं रह सकता, सिर्फ नोबल गैस की एटम अकेले रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मोनोएटॉमिक एक एक एटम इन यान के एटम है। सिमिलरली आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जीनान की, सब की एटम अकेले अकेले रह सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाएंगे दूसरे कैटेगरी में। हमारी दूसरी कैटेगरी है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारी है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? दोज मॉलिक्यूल, एक मिनट, दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड फ्रॉम मोर देन, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन टू और मोर देन टू एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो या तो दो एटमों से बने होंगे या दो से ज्यादा, 3, 4, 5 मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो एक के अलावा एक एटम वाला मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक में हो गया। अब उसके अलावा जो बकाया होंगे, 2 से बने हैं, 3 से, 4 से, 5 से, वो उन सारे को हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक। लेकिन पॉलीएटॉमिक को फिर फर्दर हमने क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। उसमें पहला कैटेगरी है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये है होमो एटॉमिक। होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, होमो का मतलब है सेम, यानी ये वो मॉलिक्यूल है जो सिमिलर एटमों से बने हैं, यानी एक एलिमेंट के 2, 3 या 4 एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक फ्री एग्जिस्टेंट सब्सटेंस बना देता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब है हैविंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जिसमें सेम एलिमेंट की एटम मौजूद हो। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की 2 एटम आपस में जब मिलते हैं तो N2 आपको मिलेगा। दुनिया में जिधर भी आपको नाइट्रोजन मिलेगा
वो N की शक्ल में कभी आपको नहीं मिलेगा। दुनिया में नाइट्रोजन आपको N की शक्ल में कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको N2 की शक्ल में मिलेगा। अगर कोई आपको कह दे कि यार नाइट्रोजन किस शक्ल में एग्जिस्ट होता है, तो आप कहेंगे डायटोमिक, यानी दो एटमों से बना है। सिमिलरली ऑक्सीजन O2 की शक्ल में, दो एटम। और ऑक्सीजन एक और शक्ल में भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ओजोन, नाम सुना होगा ओजोन। ओजोन का फार्मूला है O3, यानी ऑक्सीजन की 3 एटम। वहां पर भी सिमिलर एटम है, लेकिन तीनों सेम है, ऑक्सीजन है 3 एटम से बना। सिमिलरली अगर आप सल्फर के मॉलिक्यूल को देख ले, तो सल्फर के मॉलिक्यूल 8 एटमों से बना होता है, S8। फास्फोरस का मॉलिक्यूल आपके पास बना होता है 4 एटमों से, P4। तो इस तरह हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इसमें आपको नजर नहीं आएगा दूसरे एलिमेंट का एटम। देखो N2, O2, F2, O3 और एग्जांपल है, S8, P4, ये आपके पास एग्जांपल है। ये तो पॉलीएटॉमिक का पहला टाइप हो गया। अब पॉलीएटॉमिक का दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी ये भी पॉलीएटॉमिक का किस्म है, लेकिन यहाँ पर एटम सिमिलर नहीं होंगे। एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। यानी दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट की एटमों से बने होंगे। किससे बने होंगे? ये डिफरेंट एटम एलिमेंट के एटमों से बने होंगे। फॉर एग्जांपल आप H2O को देख लें, ये नीचे एग्जांपल है H2O। अब H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का। तो टोटल कितने हो गए? 3। टोटल एटम हो गए 3। अमोनिया में आप देखें, 1 नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन का। नीचे डायग्राम में देख ले, 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। टोटल कितने हो गए? 4। यानी 2 डिफरेंट किस्म के एटम आपको नजर आ रहे हैं। आप मीथेन में देख के 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 5, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप की। आप CO2 में देखे तो CO2 में आपके पास 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह हम ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें दो या 3 मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट्स की एटम मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी दे हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हमारा मॉलिक्यूल का हो गया कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल हम कहते हैं वो सब्सटेंस है जो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। हम कहते हैं मॉलिक्यूल वो सब्सटेंस है जो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। फिर मॉलिक्यूल के टाइप्स है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो है जो एक एटम से बने होंगे, एग्जांपल वो हीलियम, नियॉन, आर्गन। पॉलीएटॉमिक वो है जो एक से ज्यादा एटमों से बने होंगे। पॉलीएटॉमिक वो है जो एक से ज्यादा एटमों से, उसमें फिर हमने होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा, और दूसरा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हमारा है आयन। स्लाइड क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, नेक्स्ट स्पीशीज जो है वो हमारा है आयन। व्हाट इज आयन? जी, पहला ये समझना है आयन क्या है। आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। देखो, आयन के डिफिनीशन में हम 3 बातें पढ़ेंगे। आयन है क्या, आयन किससे बनता है, आयन कैसे बनता है। 3 चीजें हम आयन की डिफिनीशन में पढ़ेंगे। आयन है क्या चीज? तो फर्स्ट थिंग, आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज। किससे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम। कैसे बनता है? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आयन की डिफिनीशन में 3 चीजें हम पढ़ते हैं कि आयन है क्या चीज। ये ऐसा चीज है जिसके ऊपर चार्ज होगा। ये किससे बना है? ये एटम से बना है। कैसे बना है? जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए तब ये बना है, वैसे नहीं बनेगा। फिर हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आयन के टाइप्स है। पहला है केटायन। केटायन इज
पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। क्या है केटायन, क्या चीज है ये? पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे बनेगा? फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। ये तब बनेगा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी केटायन कब बनेगा? केटायन तब बनेगा जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। एनायन क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। कैसे बनेगा? व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, ये डिस्कस करते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख ले जरा। मैंने लिखा है न्यूट्रल एटम। ये दूसरे चैप्टर में हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाई एटम इज न्यूट्रल। ये बात याद रखनी है कि नेचुरली एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन पे होती है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और दोनों बराबर है, तो होल क्या हो गया? जीरो। नेट क्या आ गया? जीरो। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एटम नेचुरली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब ऊपर हमने डिफिनेशन में लिखे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज जो एटम से बनती है। कैसे बनती है? व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक एटम है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, तो उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव आपस में बैलेंस है। लेकिन अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 6, प्रोटॉन 7 है। तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज 7, नेगेटिव चार्ज 6। तो 6 नेगेटिव चार्ज को तो 6 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेंगे। लेकिन जो 7वां पॉजिटिव चार्ज होगा वो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके हिस्से वाला नेगेटिव चार्ज तो लूज किया गया है। तो एटम के ऊपर वही पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। तो इसी वजह से तो हम कहते हैं कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी साइड पे देखिए, हम कहते हैं कि एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बात वही है, एटम इज नेचुरली न्यूट्रल। लेकिन अगर एक एटम हम ले कार्बन का, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है। अब 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन अगर कार्बन ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज भी लाएगा। अब उस नेगेटिव चार्ज की वजह से कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के पास उसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं। यानी हमारे पास, अगर हम इसको समराइज करें आयन को, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद अनइक्वल हो जाएंगे किसी एटम में। तो फिर इधर दूसरे डायग्राम में केटायन और एनायन का कंपैरिजन है। ऊपर वाला केटायन है, तो केटायन में क्या होगा? प्रोटॉन की तादाद हमेशा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो लाजिमी बात है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एटम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। एनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा होगी। इस डायग्राम में देख ले, एनायन में प्रोटॉन की तादाद कम, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो लाजिमी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो क्या होगा? एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। केटायन में प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट जो स्पीशी है वो हमारा है फ्री रेडिकल। व्हाट इज फ्री रेडिकल? अब फ्री रेडिकल क्या है और इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो इसकी डिफिनीशन को देख लो। फ्री रेडिकल क्या है? इट इज एटम। ये एटम है, लेकिन कौन सा एटम है? हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल क्या है? एटम है, लेकिन कौन सा एटम? जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बेजोड़। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन
सारे जोड़ों की शक्ल में है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है, बेजोड़ है। और दूसरी तो खूबी क्या होगी, इन बेयर्स नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी दो बातें हैं पीरियडिकल में। फ्री रेडिकल क्या है, एटम है, इसमें कोई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी उस एटम को हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्री रेडिकल और आयन का, इनकी डिफरेंशिएट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप बोर्ड के पेपर, अपने टर्म के पेपर निकाल दे तो तकरीबन 90% हम पेपर में इसकी चांसेस है वो। और डिफरेंशिएट का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस लाइन लगा के एक साइड पे एक की खूबी, दूसरी साइड पे दूसरी की खूबी लगा लें। तो फ्री रेडिकल डिफिनीशन, एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेयर नो चार्ज। आयन का डिफिनीशन, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज फाउंड फ्रॉम एन एटम बाय लूजिंग ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। आयन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज। तीसरी पॉइंट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं व्हेन एटम है ऑड नंबर। अगर नंबर ऑड है तो लाजिमी बात है आप जोड़े बनाओ तो आखिर में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बाहर जोड़ कर आएगा, जबकि आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन इवन रहेंगे। आयन में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इवन। एग्जांपल हाइड्रोजन, ये डॉट, ये वाला डॉट ये ऊपर होता है हाइड्रोजन, H डॉट। डॉट का मतलब है कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ नहीं है, जो बेजोड़ है, जो अनपेयर्ड है। यहाँ पर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब स्पीशीज हमने पढ़ लिए, मॉलिक्यूल, आयन और फ्री रेडिकल, तीन स्पीशीज। और हम जितने भी रिएक्शन करेंगे हमारा इनसे वास्ता पड़ेगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, आयन आयन रिएक्शन करेंगे, आयन मॉलिक्यूल करेंगे, फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल करेंगे। मुख्तलिफ रिएक्शन जितने भी हम पढ़ेंगे तो यही चीजें इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज दे आर द केमिकल स्पीशीज विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं मोल की तरफ। मोल क्या है? मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों ने फिजिक्स में बेसिक क्वांटिटीज पढ़े होंगे। जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है उसमें एक क्वांटिटी थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है मोल। मोल एक लैटिन वर्ड है जो लैटिनी लोग इस्तेमाल करते थे ह्यूज नंबर के लिए। जो चीज बहुत ज्यादा तादाद में होता था, यानी काउंटलेस, इसकी काउंटिंग भी मुश्किल होती, उसके लिए वो लोग यूज करते थे उसको, मोल को। यानी मोल वो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते थे। हम इधर यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो मोल की दो डिफिनीशन है। अगर हम एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें, फार्मूला में सब फार्मूला यूनिट को ग्राम में जाहिर करें, तो इससे बनेगा मोल। यानी मोल क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। यानी अगर मेरे पास हाइड्रोजन एक एटम है, उसका वजन 1 AMU है, उसके एक एटम का वजन 1 AMU है, तो अगर मैं 1 ग्राम लूंगा तो ये उसकी 1 मोल का बराबर। अच्छा, ये पहला डिफिनीशन है। उससे सिंपल और आसान डिफिनीशन जो याद करने में आसान है वो दूसरा वाला है कि एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एवोगैड्रोस नंबर ले ले उनके पार्टिकल का, तो वो 1 मोल के बराबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है जिसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। आर्मिडो एवोगैड्रो के नाम पे है और ये नंबर है 6.022 10⁻23। ये 6.022 10⁻23। आप सोच सकते हो, आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर और वो साइंटिफिक नोटेशन में बातें पढ़ी होगी। 10⁻23 ह्यूज नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है कि
किसी वक्त केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन होता था कि अगर जमीन में छोटे छोटे पार्टिकल हो और दुनिया की आबादी 10 बिलियन हो और हर एक बंदा 2 पार्टिकल पर सेकंड गिने, तो बताओ उनको एवोगाड्रो नंबर गिनने में कितना टाइम लगेगा। 10 बिलियन लोगों को एवोगाड्रो नंबर गिनने में कितना टाइम लगेगा अगर वो नॉन स्टॉप गिनते रहे। जब कैलकुलेशन करते तो वो बनता था 30 लाख साल। 30 लाख साल, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। तो इस वजह से तो ये मोल के लिए यूज हुआ कि मोल में हमेशा इतने पार्टिकल होंगे। पार्टिकल से हमारे मुराद एटम भी हो सकते हैं, याद रखना है। पार्टिकल से हमारे मुराद मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। पार्टिकल से हमारी मुराद फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। अगर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट है, अगर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट है तो पार्टिकल होगा एटम। अगर सब्सटेंस हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है तो पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल। अगर सब्सटेंस हमारा आयनिक कंपाउंड है तो पार्टिकल होगा फार्मूला यूनिट। तो एवोगाड्रो नंबर सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। अच्छा, तो अब देखें कार्बन की एक एटम का वजन है 12 AMU, लेकिन अगर मैं उसको ग्राम में जाहिर कर दूं, 12 ग्राम ले लूं, तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर होगा। यानी 12 ग्राम में इतने एटम्स होंगे। एक एटम का वजन 12 AMU था, तो इतने एटमों का वजन हो गया 12 ग्राम। तो इस वजह से हम दोनों डिफिनेशन साथ साथ लेके चलते हैं, आपको जो भी आसान होगा वो याद कर लो। एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल, या द एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। देखो एवोगाड्रो नंबर एटम में कार्बन के लिए ये भी मोल के बराबर है, 12 ग्राम कार्बन के लिए ये भी 1 मोल के बराबर है, क्योंकि उसकी एटॉमिक मास को मैंने ग्राम में जाहिर कर दिया और ये मेरे पास एवोगाड्रो पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये होगा कि एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 1 मोल की। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है। आपको तरीका बताया था कैलकुलेट करने का, वो बॉक्स में, और वाट उसको ग्राम में जाहिर करेंगे तो 18 ग्राम बनेगा। 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर है और 1 मोल में इतने पार्टिकल है, तो इसका मतलब है 18 ग्राम वाटर में हमारे पास वाटर की इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो ये हमारा मोल कंसेप्ट है। अच्छा, ये आप इस डायग्राम को देख ले, इससे आपको मोल का पूरा मोल को समराइज किया है। यानी 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, पार्टिकल से मुराद एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस। तो 1 मोल एनी पार्टिकल का अगर आप 1 मोल ले, 1 मोल एटम्स ले लें तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल ले ले तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। 1 मोल आयंस ले ले उसमें भी इतने पार्टिकल होंगे। अब अगर हम 1 मोल एटम लेते हैं तो उसमें तो पार्टिकल इतने होंगे, लेकिन वो 1 मोल उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर के बराबर होगा। रिलेटिव मास ऑफ दिस पार्टिकल इन ग्राम, आप ऊपर वाले एग्जांपल को देख लें। एवोगाड्रो नंबर एटम ऑफ हाइड्रोजन ये 1 मोल के बराबर है और 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वजन 1 ग्राम है। तो इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन में मेरे पास इतने एटम्स होंगे। सिमिलरली इतने एटम ऑफ कार्बन मेरे पास 1 मोल के बराबर है और 1 मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम होगा। तो 12 ग्राम में मेरे पास कितने पार्टिकल होंगे, ये होंगे। अगर हम मॉलिक्यूल पे आएंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास ऑफ इन ग्राम। अगर हम 1 मोल वाटर का ले लेंगे तो उसमें इतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वाटर का 18 ग्राम होगा। तो ये हमारा मोल का सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, अब मोल की कंसेप्ट में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास इन एटम, एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल और फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट। बस यहाँ पर उन तीनों के सिर्फ डिफिनीशन है, क्योंकि बाद औकात पेपर में क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर कि डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन गिव एग्जांपल। तो ये इसलिए क्या है, अगर हम एटम के मास को ग्राम में जाहिर करेंगे उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास में हमेशा 1 मोल ऑफ एटम्स क्या होंगे, 1 मोल ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, ग्राम में जाहिर कर दिया तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास और ये बन गया 1 मोल। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास वही है, एक्सप्रेशन ऑफ
मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, उसमें 1 मोल एटम होंगे, इसमें 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास सर एएमयू क्या होता है सर? एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ पढ़ी थी। ये मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आवाज आ रही है? ओके जी आ रही है सर। अच्छा, ये याद रखना, ये एएमयू ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये बराबर है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम की। ये लिखो अपने साथ, ये 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। एक मिनट, मैं आपको इधर लिखवा भी दूं कि 1 AMU किस चीज की बराबर होती है। एक मिनट, सर फिर से बताएं सर। मैं लिख के दे देता हूँ। एक मिनट, यस सर। 1 AMU is equal to 1.66 10⁻⁻24। एक मिनट, ये 1 AMU इसके बराबर है कि आपके पास ये इतने ग्राम्स के बराबर है। अब देखो -24 ग्राम, -24 ग्राम कितना स्मॉल होगा। आप लोगों ने वो फिजिक्स में वो यूनिट वो जो प्रीफिक्स पढ़े हैं, पीको और वो सारे, वो बहुत छोटे हैं। ये उससे भी सबसे छोटा है, यानी ये मेस की छोटी यूनिट है। तो एमयू हम कहते हैं एटॉमिक मेस यूनिट को, ये इतने ग्राम के बराबर होती है। यानी एक एटम का वजन अगर 1 एमयू है तो इतना छोटा है, और अगर हम उसको ग्राम में जारी करेंगे तो वो बल्क की अमाउंट बन जाएगी, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की वो बन जाएगी, मेस बन जाएगी। सिंपल सी बात। देखो, एक कार्बन एटम का वजन 12 एमयू है, लेकिन अगर हम इतने कार्बन लेंगे तो उसका वजन 12 ग्राम के बराबर रहेगा, क्योंकि ग्राम बड़ी यूनिट है। अगर हम कहते हैं ना, हम एक डजन एग लेते हैं, एक की वजन है 1 ग्राम, तो 12 एग्स की वजन क्या कितनी होगी? 12 ग्राम होगी ना। तो 12 ग्राम उसका क्या हो गया? मोलर मास हो गया। 1 ग्राम उसका क्या था? एटॉमिक मास था। तो ये हमारे पास मोल की सबसे सिंपल है। अच्छा, अब हमारे रिलेटिव जी सर रिलेटिव मास को एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। देखो ना, रिलेटिव एटॉमिक मास है वो, मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम एटम का वजन डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि एटम को हम देख नहीं सकते। तो हम उसको रिलेट करते हैं किसी और एटम के साथ जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया, और वो है कार्बन 12। तो इस वजह से हर एक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसके नीचे जो वेट लिखी है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। समझ आ रही है? जी सर हमारे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है तो चलो मैं ये सेल्फ असेसमेंट की वो पिक्चर बना के व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो जो आपने सर वो जो आपने पिछला वाला सर लेक्चर अपलोड किया था सर, उसमें आवाज नहीं है सर। आवाज तो है भाई, आवाज है। आपने आपकी डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होगी, अब दोबारा डाउनलोड करो, आवाज है। मैं बुक भेज दूंगा सर, पीडीएफ पे भेज दूंगा जी सर, मैं बच्चों को भेज दूंगा सर, बुक पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। नो सर, नो सर। नहीं है क्वेश्चन? नहीं सर।
नहीं ओके सर कोई होमवर्क। अच्छा ठीक है, मैं जो मैंने इसकी जो वीडियो बनाई है वो भी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, फिर बाद में उसको भी देख ले। इसी इन स्लाइड की वीडियो बनाई है, और जो सेल्फ असेसमेंट किया ना, वो अगर किसी के पास बुक हो तो मेरे पास है, चलो मैं वो उसकी पिक्चर बना के वो करूंगा, सेंड करूंगा। गुड बाय। यस सर। ओके सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह